नमस्कार बच्चों। आज हम आपके व्यावसायिक अध्ययन की पुस्तक 1 का 5वां अध्याय देखने जा रहे हैं। हमने इस अध्याय का एक भाग पहले ही देख लिया है। इस अध्याय का नाम है संगठन। इसके पिछले भाग में आपने देखा कि संगठन कैसे एक प्रबंधक के कार्यों की प्रक्रिया में नियोजन के बाद आने वाला दूसरा किंतु बहुत ही प्रमुख कार्य है। संगठन में एक प्रबंधक अपने कार्यक्रमों या अपने संगठन के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर होने वाले क्रियाओं की एक सूची बनाकर उन्हें पहचान कर उन्हें वर्गीकृत करता है, विभागों में बांटता है। विभागों के अंदर जो लोग हैं, जो पद हैं, उनके जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करता है और उनके बीच में संबंध स्थापित करता है कि कौन किसके अंदर कार्य करेगा, कौन किससे आदेश प्राप्त करेंगे, कौन किसके प्रति जवाबदेह होंगे। संगठन की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यवसाय का एक ढांचा तैयार होता है। कुछ व्यवसायों में यह ढांचा कार्यों के आधार पर बनाया जाता है तो उसे कार्यात्मक ढांचा कहते हैं। कुछ व्यवसायों में इसे उत्पाद के अनुसार बनाया जाता है, अर्थात जिन व्यवसायों के पास कई सारे उत्पाद होते हैं वो अपने अलग अलग उत्पादों का एक विभाग बनाकर एक विभागीय या प्रभागीय ढांचा तैयार करते हैं। हमने इन दोनों ढांचों के बीच अंतर देखा, इनके गुण अवगुणों की भी चर्चा की। आज हम संगठन के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक व अनौपचारिक संगठनों की। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपके इस अध्याय के अंदर आते हैं। जब एक व्यवसाय अपना संगठन या संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है तो पहले तो वो यह निर्धारित करते हैं कि उनका ढांचा कार्यात्मक होगा या प्रभागी होगा, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा। एक बार वो ढांचा तैयार हो जाए, यानी कि संगठन या व्यवसाय अपने उस ढांचे पर खड़ा हो जाए, यानी ये पता लग जाए कि कौन से विभाग होंगे, किस विभाग में किस तरह के पद होंगे, किसका क्या कार्य होगा, कौन किसके प्रति जिम्मेदार या जवाबदेह होगा। एक बार वह ढांचा तैयार हो जाए, इसके बाद इस ढांचे के अंदर रहकर जब लोग काम करते हैं तो लोगों के बीच जिस प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों की प्रकृति के आधार पर हम संगठनों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। एक बार फिर से आप ध्यान दें कि औपचारिक व अनौपचारिक संगठन के जो प्रकार हैं, ये लोगों या विभिन्न पदों के बीच के संबंधों या वो किस प्रकार से आपस में संचार यानी बातचीत कर रहे हैं, इस आधार पर तैयार होते हैं। औपचारिक संगठन वो संगठन कहलाता है जिसमें जो भी वार्तालाप है, बातचीत है, संचार है या संबंध है, वो प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे के अनुसार, यानी हर कोई अपने पद के और पद से जुड़ी जिम्मेदारियों के अनुसार ही बातचीत या संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि जब लोगों के बीच के संबंध को केवल कार्यों के दायरे में रहकर देखा जाए, यानी जब लोग केवल अपने पद, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कार्यों के अनुसार काम की बातें करें एक दूसरे से, तो वो जो एक संबंध स्थापित होता है लोगों के बीच में, वो औपचारिक संगठन कहलाता है। औपचारिक संगठन लोगों के अधिकारों व उत्तरदायित्वों की सीमाओं का स्पष्टीकरण करता है तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। औपचारिक संगठन किसी भी प्रकार के ढांचे में हो सकता है, चाहे वो कार्यात्मक ढांचा है या प्रभागीय ढांचा। जैसा कि मैंने कहा कि ये ढांचे तो पहले तैयार हो जाते हैं, फिर उन ढांचों के अंदर लोगों के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित हो रहे हैं, उस पर यह आश्रित है कि ये औपचारिक संगठन के संबंध हैं या अनौपचारिक। जैसा कि हमने अभी देखा, औपचारिक संगठन लोगों के आधिकारिक गतिविधियों या कार्यों के अनुसार बनते हैं, लोगों के पदों के अनुसार बनते हैं। यानी मान लीजिए एक विभाग में यदि एक कर्मचारी किसी प्रकार के कार्य से जुड़े हुए बात या शंका या शिकायत आदि को अपने ऊपर के प्रबंधक या कार्यकारी को या अधिकारी को बताता है या उसके पास जाकर बात करता है, तो वह एक औपचारिक बात कर रहा है। यदि एक
अधिकारी अपने अंदर के कर्मचारी को कोई काम सौंपते हैं, उन्हें कुछ निर्देश देते हैं, तो ये एक औपचारिक बात है। यानी औपचारिक संगठन केवल लोगों के अधिकार, उनके पद, उनके उत्तरदायित्वों के अनुसार होने वाले या स्थापित होने वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। इनमें केवल काम की बातें, काम के मुद्दे, संगठन के उद्देश्यों से जुड़े हुए मुद्दे यही रखे जाते हैं। औपचारिक संगठन में बहुत से गुण पाए जाते हैं, बल्कि औपचारिक संगठन के बिना तो कोई भी संगठन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि औपचारिक संगठन उस संबंध को ही तो कहते हैं ना, जहां पे जिसके द्वारा लोग अपने काम के से जुड़ी हुई बातों को एक दूसरे से करते हुए काम को खत्म करते हैं। तो बिना औपचारिक संगठन के तो काम हो ही नहीं सकता। आइए औपचारिक संगठन के ऐसे ही कुछ और गुणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि औपचारिक संगठन के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या उत्तरदायित्व है, यह निर्धारित करना आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर सब अपने पद के अनुसार ही काम करते हैं। तो किसकी क्या जिम्मेदारी है यह निर्धारित करना आसान हो जाता है। दूसरा, इसमें भ्रम की स्थिति भी नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रत्येक सदस्यों के कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व उन्हें बताए जाते हैं और इसमें सभी दायित्व स्पष्ट होते हैं। सबको पता होता है कि उनको क्या करना है। हर किसी का काम, उनका दायित्व अलग होता है, जिससे कि काम या दायित्वों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, तो कोई भ्रम या कंफ्यूजन भी पैदा नहीं होता। इसके अलावा इसमें आदेश श्रृंखला के स्थापन से एकता बनी रहती है। यानी आदेश की जो श्रृंखला है, यानी कौन किसके ऊपर है, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका कर्मचारी है, किसको किससे आदेश मिलेगा, ये श्रृंखला स्थापित हो जाती है। इससे आदेश की एकता, जो कि आपका एक सिद्धांत भी है प्रबंधन का, वो बनी रहती है। यानी एक कर्मचारी को किससे आदेश प्राप्त होगा ये स्पष्ट रहता है इसके अंदर। चौथा, कार्यों के संचालन की सुनिश्चितता तथा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य की उन्हें जानकारी होती है। हर किसी को पता होता है, सुनिश्चित होता है किससे क्या कार्य करना है। इस वजह से कार्यों का निष्पादन प्रभावपूर्ण तरीके से होता है, सब लोग अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इस कारण पांचवा गुण यह है कि इससे संगठन में स्थायित्व आता है। जो हमारा व्यवसाय है उसमें स्थायित्व आता है, सबको अपने काम पता है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, कोई समस्या, कोई भ्रम नहीं है। तो संगठन या व्यवसाय स्थायित्व प्राप्त कर पाता है। कर्मचारियों के व्यवहार को भी आसानी से देखा और समझा जा सकता है, उन्हें मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट नियम बताए जा सकते हैं। तो काम में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होता जब औपचारिक संगठन अच्छे से चलता है तो। लेकिन औपचारिक संगठन की कुछ कमियां भी हैं। जैसे सबसे पहली कमी तो यह है कि इसमें हर बात, हर संबंध या हर लेन देन आदेश की श्रृंखला का पालन करके होता है। अगर मुझे अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से कुछ कहना है तो मुझे अपने से ऊपर के अधिकारी, फिर उसके ऊपर के अधिकारी से होके जाना पड़ेगा। ऐसे में कार्यों में विलंब कई बार पाया जाता है, निर्णय लेने में कई बार अधिक समय लग जाता है। दूसरा, कई बार इससे कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उतनी मान्यता नहीं मिल पाती, क्योंकि इसके अंदर नियम, कानून और कायदों के हिसाब से हर काम और हर बातचीत होती है। कई बार कर्मचारी अपने द्वारा कोई नए आइडिया या सुझाव देने जाएं तो उनको उसके लिए सुना नहीं जाता या उसमें बहुत देरी हो जाती है, तो कर्मचारियों की वो रचनात्मकता, वो प्रतिभा कहीं दब कर रह जाती है। इसके अलावा ऐसे संगठन में जहां बहुत ज्यादा ध्यान केवल काम पर केंद्रित है, ऐसे में मानवीय संबंध स्थापित होना, खासकर अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी औपचारिक संगठन अनिवार्य है। बिना औपचारिक संगठन के हम कार्यों को स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे। अब औपचारिक संगठन के इन कमियों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक रूप से एक संगठन हमारे व्यवसायों में बनकर उभरता है, जो कि लोगों के बीच आपसी मेलजोल, आपसी उठने बैठने, बातचीत करने आदि से होता है। एक बार फिर सुने मैंने क्या कहा कि एक ऐसे संगठन या संबंध का जन्म होता है जो औपचारिक संगठन की उन कमियों को पूरा करने के लिए होता है, जो कि लोगों के आपसी मेलजोल के, मेल मिलाप के अनुसार विकसित होता है। जब लोग एक जगह काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, किसी की किसी से बनेगी, किसी की किसी और से बनेगी, आपसे संबंध स्थापित होंगे, दोस्ती स्थापित होगी। तो ऐसे जो संबंध कर्मचारी खुद बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई नियम, कायदे
या अधिकार या पदों को नहीं देखना पड़ता। ऐसे संबंधों से बनने वाले संगठन को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। ऐसे में कर्मचारी मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचारों से एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, एक समूह बनाने की कोशिश करते हैं। हर जगह, चाहे वो एक व्यवसाय हो या आपके विद्यालय हो, आप देखते होंगे कि कुछ लोग एक साथ आपस में साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग आपस में एक साथ रहना पसंद करते हैं। उन्हें एक दूसरे की बातचीत, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, हंसना खेलना पसंद आता है। तो इस तरह से जो ग्रुप या संबंध बनते हैं, इन्हें हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन में कोई लिखित नियम नहीं होते, ये हमारे आपसी भाईचारे, दोस्ती, आपसी मेल जोल के अनुसार स्थापित होते हैं। अनौपचारिक संगठन भी सभी व्यवसायों के लिए एक जरूरी कार्य करते हैं, इनका भी अपना एक महत्व है। आइए इनके कुछ गुणों की चर्चा करें। सबसे पहली बात तो यह है कि अनौपचारिक संगठन में कोई कठोर नियम कानून ना होने की वजह से बातें या सूचनाएं शीघ्र पहुंचती हैं। दूसरा, सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताएं पूरा करने में जब औपचारिक संगठन विफल हो जाता है, तो यहां पर काम आता है अनौपचारिक संगठन। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक पशु की तरह है, वह केवल मशीनों की तरह काम करने के लिए नहीं बना है। तो काम के अलावा जो सामाजिक या मित्रता की आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं अनौपचारिक संगठन से पूरी होती हैं। हालांकि अनौपचारिक संगठन की भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि कई बार अनौपचारिक संगठन अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। यानी यदि हमारा ग्रुप है और एक बात कहीं से आई तो वो सब में फैलेगी, फिर वहां से दूसरे लोगों में फैलेगी, भले ही उसकी जांच ना की जाए। तो ऐसे में अफवाहें जल्दी फैलती हैं और कई बार अफवाहें बड़ी नुकसानदायक साबित होती हैं। दूसरा, यदि प्रबंधन व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहता है, तो अनौपचारिक रूप से जो एक ग्रुप, ये समूह बन जाते हैं, इसके द्वारा लोग मिलकर प्रबंधन के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों को विरोध करते हैं। कई बार वो परिवर्तन अच्छे भी हों, तो केवल वो ग्रुप भावना की वजह से लोग उसका विरोध करते हैं, जिसके कारण प्रबंधन अपने व्यवसाय में परिवर्तन नहीं कर पाता। इसके अलावा एक ग्रुप या समूह का हिस्सा होने के कारण सदस्यों को अपने समूह के अनुरूप चलने के लिए विवश होना पड़ता है। हो सकता है समूह कुछ गलत कर रहा हो, लेकिन सदस्य फिर भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें ग्रुप का हिस्सा बनना है, उन्हें ग्रुप का हिस्सा बने रहना है। तो ऐसे में ये संगठन के हितों के विरुद्ध जा सकते हैं। ये कुछ कमियां और कुछ गुण हमने दोनों संगठनों के देखे। अब आइए दोनों के बीच अंतर पर भी चर्चा करें, जो कि पहले से ही काफी स्पष्ट हो चुका है कि यदि हम अर्थ की बात करें तो औपचारिक संगठन प्रबंधन द्वारा खुद तैयार किए जाते हैं। जब वो पदों या अधिकारों को तैयार करते हैं, ढांचे को तैयार करते हैं, तो औपचारिक संगठन खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं उस ढांचे की वजह से। लेकिन अनौपचारिक संगठन को प्रबंधन तैयार नहीं करता, बल्कि यह कर्मचारियों के आपस की बातचीत और मेल मिलाप से खुद बन जाता है। दूसरा, यदि हम उद्गम की बात करें तो औपचारिक संगठन कंपनी के नियम कानून की वजह से उद्गमित होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन, जैसा कि अभी हमने कहा, स्वयं ही आरंभ हो जाते हैं। तीसरा, अधिकार की यदि बात की जाए तो औपचारिक संगठन में प्रबंध के स्तर के अनुसार, यानी कौन किस स्तर पर कार्यरत है, उसके अनुसार उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। अनौपचारिक संगठन में हमारे जो दोस्तों के ग्रुप या समूह हैं, उसमें जो अधिकार या किसी को यदि नेतृत्व की स्थिति दी जाए, तो वह कहीं से किसी संगठन के नियम के अनुसार नहीं, बल्कि लोगों के व्यक्तिगत गुणों के अनुसार होती है। यानी कि यदि हमारे ग्रुप में कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा निपुण व्यक्ति है, तो खुद ब खुद समूह उसे अपना नेता चुन लेता है या उसको ज्यादा अधिकार दे दिया जाता है। यानी कि अनौपचारिक संगठन में अधिकार व्यक्तिगत गुणों के अनुसार मिलते हैं, जबकि औपचारिक संगठन में प्रबंधन के स्तर पर या पद पर उपस्थिति के अनुसार मिलते हैं। इसके बाद यदि हम व्यवहार की बात की जाए, तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं, औपचारिक संगठन नियमों द्वारा व्यवहार को निर्देशित करता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में लोगों के व्यवहार का कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता, कोई नियम नहीं उन्हें मानना होता। लोग अपने हिसाब से अपने विचारों के अनुसार व्यवहार करते हैं। संप्रेषण यानी सूचना के प्रवाह की बात की जाए तो औपचारिक संगठन में सूचना
श्रृंखला सोपानवत के अनुसार चलती है, यानी जो श्रृंखला सोपान है, जो एक अधिकारों की श्रृंखला है, उसके अनुसार सूचना आगे या पीछे बढ़ती है। जबकि अनौपचारिक संगठन में सूचना किसी भी दिशा में जा सकती है, कोई भी किसी से कुछ भी बात करके उसे बता सकते हैं। अगला अंतर है प्रकृति का। औपचारिक संगठन सामान्यतः दृढ़ प्रकृति के होते हैं, उन्हें बदलना मुश्किल होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में आपसी मेलजोल से चीजें बदलते रहती हैं। अगला अंतर नेतृत्व का है। औपचारिक संगठन में प्रबंधक ही नेता होता है, लेकिन जैसा कि हमने अभी पहले भी कहा, अनौपचारिक में कोई भी नेता बन सकता है। हो सकता है प्रबंधक को ही नेता बना दिया जाए, या हो सकता है ग्रुप का कोई अन्य सदस्य भी नेता बनकर उभरे अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार। तो बच्चों, ये थे अंतर औपचारिक व अनौपचारिक संगठन के बीच में। अब आइए आगे चलते हैं और संगठन के ढांचे से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं। वो तत्व है अंतरण। बच्चों, अंतरण को कई बार अधिकार अंतरण भी कहा जाता है। अंतरण का अर्थ है कि जब एक किसी उच्च पद पर बैठा अधिकारी अपने से नीचे यानी अधीनस्थ कर्मचारी को किसी कार्य को करने के लिए कुछ अधिकार देता है, तो यह उसके द्वारा अधिकार का अंतरण किया गया कहलाता है। यानी एक ऊंचे पद पर बैठा अधिकारी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को, कर्मचारी को कुछ अधिकार दे और उसे बोले कि आप इस कार्य को पूरा करें, आपके पास इसके लिए ये अधिकार हैं। तो यानी इस अधिकारी ने क्या किया, उसने अपने पास से कुछ अधिकार अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दे दिए। यह किसी भी संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि कोई भी प्रबंधक सभी कार्य खुद नहीं कर सकता। एक प्रबंधक या ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी हमेशा ये चाहेंगे कि वो केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ज्यादा समय दें। ऐसे में यदि वो अपने कुछ गैर महत्वपूर्ण कार्यों को अपने अधीनस्थों को दे पाए और साथ में कुछ अधिकार भी यदि देने पड़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि ऐसा करने पर ही एक प्रबंधक अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान दे पाएगा। यानी कि प्रबंधकों को अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान देने के लिए अधिकार अंतरण करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बिना कोई भी संस्थान दक्षतापूर्ण नहीं चल सकता। हालांकि यहां पर दो बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, जिन्हें कई बार अंतरण के नियम भी कहा जाता है या सिद्धांत भी कहा जाता है। पहली बात, अंतरण का अर्थ अधित्याग या पद त्याग नहीं होता। यानी यदि कोई अधिकारी कुछ अधिकार या कुछ कार्य अपने अधीनस्थ को सौंप भी देता है, तो वह उससे छुटकारा नहीं पा लेता। उस कार्य के संपूर्ण होने, उस कार्य के पूरे होने या सही या गलत होने, इनकी जवाबदेही उस अधिकारी की फिर भी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना कोई काम अपने किसी जूनियर या अधीनस्थ कर्मचारी को दिया और मैं उस काम से बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अपना काम अपने से नीचे के अधिकारी या कर्मचारी को देने के बाद भी मैं उसके लिए जिम्मेदार माना जाऊंगा। मेरे ऊपर के अधिकारी मुझसे उसके लिए फिर भी जवाब मांगेंगे। यानी अधिकार अंतरण करने के बाद भी उसके निष्पादन या संपादन के लिए वो अधिकारी उत्तरदायी होता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि यदि हमने किसी अधीनस्थ को अधिकार दिए हैं, तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं और वापस लेके किसी और को भी दे सकते हैं। यदि हमें लगता है कि जिसे हमने वो दिया वो उसको ठीक से उपयोग नहीं कर रहा या उसको उस कार्य को पूरा नहीं कर रहे, तो हम उस अधिकार को वापस लेकर किसी और को भी दे सकते हैं। अर्थात अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य के संपादन के लिए उतना ही उत्तरदायी है जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो अगर कार्य ठीक से पूरा नहीं हो रहा, तो वो उसे अपने अधीनस्थ से लेकर किसी और को भी दे सकते हैं। ये दो मुख्य सिद्धांत अंतरण के हैं। यानी अंतरण करने का अर्थ यह नहीं है कि अधिकारी पूरी तरह अपने दायित्व से मुक्त हो गया, और दूसरा, अधिकार एक बार देने के बाद उसे पूरा या पुनः वापस लिया जा सकता है। अब अधिकार अंतरण के तीन मुख्य तत्व माने जाते हैं: अधिकार, उत्तरदायित्व व उत्तरदेयता। ये तीनों चीजें अधिकार अंतरण में एक साथ चलती हैं। पहला अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व व तीसरा उत्तरदेयता। अधिकार का अर्थ हुआ किसी को आदेश देने का अधिकार। यदि मेरे पास मेरे पद के अनुसार कुछ अधिकार हैं, उसका अर्थ यह है कि मैं उस अधिकार के सहारे दूसरों को आदेश देकर उनसे काम करवा सकता हूं। तो आदेश देने का अधिकार अधिकार कहलाता है। उत्तरदायित्व का अर्थ है दिए गए कार्यों को पूरा करना, पूरा करने की जिम्मेदारी, यह उत्तरदायित्व है।
और उत्तरदेयता है कि दिए गए कार्य का जो परिणाम होगा, जो फल होगा, उसके लिए मैं जवाबदेह हूं, मुझसे मेरे अधिकारी जवाब मांगेंगे। यानी तीनों का अर्थ पहले आप ध्यान से समझें। अधिकार यानी आदेश देने का अधिकार, उत्तरदायित्व यानी कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी, उत्तरदेयता यानी कार्य के फल को लेकर उत्तर देने की जिम्मेदारी। दूसरी बात अंतरण की है। अधिकार अंतरित किए जा सकते हैं, यानी एक अधिकारी अपने अधिकार अपने से नीचे के कर्मचारी को दे सकता है। उत्तरदायित्वों को कभी भी पूरी तरह से अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी मैं अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह किसी और को नहीं दे सकता, मेरी जिम्मेदारी हमेशा कुछ ना कुछ बनी रहेगी। जबकि उत्तरदेयता बिल्कुल भी अंतरित नहीं किए जा सकते, यानी मैं यदि अपने ऊपर के अधिकारी के तरफ उत्तरदायी या जवाबदेह हूं तो वो मैं ही रहूंगा। यदि मैं अपना कार्य किसी और को सौंप भी रहा हूं तो मेरे ऊपर के अधिकारी मुझसे ही जवाब मांगेंगे, मैं अपनी जवाबदेही किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। यानी अधिकार अंतरित हो सकते हैं, उत्तरदायित्व कुछ हद तक हो सकते हैं, पूरी तरह नहीं, जबकि उत्तरदेयता बिल्कुल भी अंतरित नहीं हो सकती। तीसरा है उद्गम। अधिकारों का उद्गम औपचारिक पद के अनुसार होता है। जब मुझे कोई पद मिलता है तो उसके साथ कुछ अधिकार मिलते हैं। उत्तरदायित्व का उद्गम अधिकार के साथ होता है। यदि मुझे अधिकार मिला है तो साथ में कुछ उत्तरदायित्व भी मिलेगा, और जब मुझे उत्तरदायित्व मिलेगा तो उसके वजह से मैं अपने अधिकारी के प्रति जवाबदेह भी होऊंगा। यानी जवाबदेही यानी उत्तरदेयता उत्तरदायित्व से आती है। अधिकार पद से आते हैं, उत्तरदायित्व अधिकार से आते हैं, जबकि उत्तरदेयता उत्तरदायित्व से आता है। प्रवाह की यदि बात की जाए तो अधिकार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जबकि उत्तरदायित्व व उत्तरदेयता नीचे से ऊपर की तरफ, कर्मचारी से अधिकारी की तरफ जाएंगे। तो ये तीन तत्व कभी भी एक साथ ही रहेंगे, ये हमेशा अंतरण के मुख्य तत्व के रूप में साथ चलते हैं। यानी अधिकार देंगे तो उत्तरदायित्व भी देना पड़ेगा। ऐसा आपने एक सिद्धांत भी पढ़ा है कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन होना चाहिए, और जब उत्तरदायित्व दिया जाएगा तो उत्तरदेयता तो अपने आप ही बन जाएगी। अब अंतरण करना किसी भी व्यवसाय या प्रबंधन के लिए बहुत अनिवार्य है। जैसा कि हमने पहले ही देखा, बिना इसके कोई भी प्रबंधक सारे काम तो खुद कर नहीं सकता, वो मुख्य कार्यों पर भी फोकस या केंद्र नहीं कर पाएगा। यानी अंतरण के माध्यम से एक प्रबंधन या एक प्रबंधक प्रभावी रूप से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल कुछ मुख्य कार्यों पर केंद्रित रहना होगा, अन्य कार्यों को तो उन्होंने दूसरों को अंतरित कर दिया है। दूसरा फायदा या महत्व यह है कि जब एक अधिकारी अपने कर्मचारी को अधिकार व कार्य अंतरित करता है तो वह कर्मचारी कुछ नया सीखता है, उसे उस कार्य को करके अपने विकास को सुधारने या बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे कर्मचारियों का विकास होता है। इसी तरह इससे कर्मचारियों को प्रेरणा भी मिलती है। अच्छे कर्मचारी हमेशा नए चुनौतियों की तलाश में रहते हैं। तो जब एक अधिकारी किसी कर्मचारी को अधिकार व कार्य देते हैं तो उससे वो कर्मचारी प्रेरित हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझा गया, उन्हें इस लायक माना गया कि उन्हें कुछ कार्य या अधिकार दिए गए। इससे वो प्रेरित होकर अच्छे से काम करते हैं। इसी वजह से जब कल को हमें अपने संस्थान या व्यवसाय को विकसित करना होगा, बढ़ाना होगा, तो हमें उसमें सरलीकरण महसूस होगा। हमें यह सरल जान पड़ेगा कि हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी पहले से जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हैं। ये कुछ मुख्य महत्व हैं अंतरण के, जो ये दर्शाते हैं कि अंतरण के बिना प्रबंधन उचित ढंग से नहीं चलाया जा सकता। बच्चों, अगला जो विषय है वह अंतरण से ही निकल कर आता है। इसे हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को जब कुछ अधिकार व कार्य देता है तो वह अंतरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण इसी काम को बड़े स्तर पे किए जाने से होता है। यानी जब एक संगठन या संस्थान में सभी कर्मचारियों के पास कुछ अधिकार हों, जो कि उस स्थिति से विपरीत है जहां पे उच्च अधिकारी सारे अधिकार अपने पास रखते हैं, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। जब अधिकारी सारे अधिकार अपने पास रखते हैं तो यह केंद्रीयकरण कहलाता है। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण में अधिकारी सभी कर्मचारियों को उनके दिनचर्या से जुड़े कार्य करने के अधिकार दे देते हैं। यानी अधिकारों का अंतरण पूरे संगठन में कर दिया जाता है। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर अधिकार मिल जाता है कि वो अपने कुछ फैसले खुद ले सकें। यानी कि जब निर्णय लेने के अधिकार को निम्नतम स्तर तक फैला दिया जाता है, सभी को अधिकार दे दिए जाते हैं, तो इसे हम
विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसे कई बार अंतरण का ही विस्तार कहा जाता है, यानी एक स्तर पर आपने अधिकार दिए तो वह अंतरण कहलाए, आपने सभी स्तरों तक निम्नतम स्तर तक अधिकार दे दिए तो ये विकेंद्रीकरण कहलाए। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का भी आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, तो उसका भी ध्यान रखना है कि कोई भी संगठन पूरी तरह से केंद्रीकृत या पूरी तरह से विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता। संगठन के मुख्य फैसले लेने का अधिकार तो उच्च अधिकारियों के पास केंद्रीकृत होना चाहिए, लेकिन जो दिन प्रतिदिन के फैसले हैं उन्हें कर्मचारियों को खुद लेने की शक्ति देनी चाहिए। विकेंद्रीकरण भी व्यवसायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे अंतरण माना जाता है। यह भी अधीनस्थों में प्रेरणा भरकर उन्हें पहल करने के लिए प्रेरित करता है। यह भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास करता है, यानी जब कर्मचारी अपने निर्णय खुद लेंगे, उनके पास अधिकार होंगे, उन अधिकारों को संभाल कर उपयोग करना वो सीखेंगे, तो उनके अंदर की प्रबंधन प्रतिभा का विकास होगा, जो कि आगे जाकर संगठन के काम आएगी। इसके अलावा जब सभी कर्मचारियों के पास अपने दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने का अधिकार होगा तो निर्णय जल्दी लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि छोटे से निर्णय के लिए भी सबसे ऊंचे अधिकारी तक पूछना पड़े, जिसमें कि बहुत विलंब होता है। विकेंद्रीकरण से निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं और इससे शीर्ष प्रबंधन को राहत पहुंचती है। वो अपना ध्यान मुख्य कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे फैसले तो कर्मचारी खुद ले रहे हैं। अब बच्चों आइए विकेंद्रीकरण और अंतरण, जो कि एक दूसरे से संबंधित भी हैं, हम उनमें थोड़ा अंतर भी देख लेते हैं। यदि हम प्रकृति की बात करें तो अधिकार अंतरण तो आवश्यक कार्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या प्रबंधक सारे कार्य खुद तो नहीं कर सकता। अधिकार अंतरण आवश्यक है, एक प्रबंधक को अपने कुछ अधिकार नीचे देने पड़ेंगे, लेकिन विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे व्यवसाय या संगठन में हम अधिकार को फैला दें, ये एक ऐच्छिक नीति है। दूसरा, अधिकार अंतरण के अंदर अधिकारियों को उतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती। ज्यादातर शक्ति तो उच्च अधिकारियों के पास ही होती है, तो उनके पास नियंत्रण ज्यादा होता है, जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकारियों के पास व कर्मचारियों के पास स्वतंत्रता ज्यादा होती है। यदि हम स्थिति की बात करें तो अधिकार अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्य विभाजन के लिए जरूरी है, कार्य विभाजन का ही एक हिस्सा माना जाता है इसको, जबकि विकेंद्रीकरण शीर्ष प्रबंधकों द्वारा सोचा समझा गया एक नीतिगत फैसला है। यह शीर्ष प्रबंधकों पर है कि क्या वो पूरे व्यवसाय में अधिकार प्रसारित करना चाहते हैं, यह उनका फैसला है, जबकि अंतरण कार्य विभाजन का ही हिस्सा है। इसीलिए क्षेत्र की यदि बात की जाए तो अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित है, जबकि विकेंद्रीकरण का क्षेत्र काफी विस्तृत है, क्योंकि इसमें निम्नतम स्तर तक न्यूनतम स्तर तक अधिकारों को फैला दिया जाता है। अंत में यदि हम उद्देश्य की बात करें तो अधिकार अंतरण का उद्देश्य एक प्रबंधक के ऊपर का भार कम करना होता है, जबकि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य अधीनस्थों या कर्मचारियों की संगठन में भूमिका को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि वो भी संगठन का हिस्सा महसूस करें, स्वतंत्र रूप से कुछ फैसले खुद भी ले सकें। तो बच्चों, ये था अंतरण व विकेंद्रीकरण के बीच अंतर। मैं आशा करता हूं कि आपको यह विषय वस्तु अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अधिकार अंतरण व विकेंद्रीकरण के अलावा आज आपने औपचारिक व अनौपचारिक संगठन के बारे में भी सीखा। मैं आशा करता हूं आपको यह सब समझ आया होगा। इस अध्याय में व आज के भाग में इतना ही। धन्यवाद।